वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा कि एथिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम पर कैसे अप्लाई होती है। ये टॉपिक थोड़ा और ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है और ह्यूमन सोसाइटी से रिलेटेड है, क्योंकि हम देखना चाह रहे हैं कि एथिक्स कहाँ इन्वॉल्व है हमारी सोसाइटी के अंदर और सोसाइटी के अंदर क्या रोल प्ले करती है। ठीक है, सबसे पहले कि एथिक्स के बारे में हम कुछ और पढ़ें। 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि एथिक्स के बारे में होना बहुत ज़रूरी है। अगेन मैं जैसे आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड नहीं, बल्कि लाइफ के हर सिचुएशन से रिलेटेड ये 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कि जिनका जो है वो हर मामले की एथिक्स से और राइट और रॉन्ग से बहुत मेजर रिलेशनशिप है। पहला जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे की एलिमेंट है जहाँ पर आप के अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट कर सकें, कॉस्ट को एक्सेप्ट कर सकें, ड्यूटीज़ को एक्सेप्ट कर सकें, ऑब्लिगेशंस को एक्सेप्ट कर सकें। अगर ये फैक्टर जो है वो लैकिंग है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का फैक्टर लैकिंग है, तो फिर आप आगे किसी भी लेवल पर एथिक्स को इंश्योर नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि हर जो भी ऑर्गेनाइजेशन के तमाम एम्प्लॉयज़ हैं उनको अपनी अपना ऑब्लिगेशन क्लियर हो, अपने अपना रोल क्लियर हो, अपनी अपनी ड्यूटीज़ क्लियर हो और उनको क्या कॉस्ट उनको बियर करनी पड़ेगी वो अपनी जो है ड्यू इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हूँ। तो ये पहला फैक्टर है कि जिसका ताल्लुक होता है आपका एथिक्स के साथ। लेकिन इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का ताल्लुक तो इंडिविजुअल लेवल से। अगर इसको इंडिविजुअल लेवल से लेकर सोसाइटी से लेकर, फॉर एग्जांपल मैं जिस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मेरा काम है कि मैं करूँ या ना करूँ। फॉर एग्जांपल आपको पढ़ाना मेरा काम है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे खुद एहसास होना चाहिए कि भाई स्टूडेंट्स को पढ़ाना मेरा काम है। अगर एक स्टूडेंट को एग्ज़ाम पास करना है तो उसको पढ़ना ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन कभी कभार सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी से बात नहीं बनती है, और जब हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये है कि आइडेंटिफाई करना कि गलती किसने की। ठीक है, किसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही से अदा नहीं किया है। ठीक है, बुक के अगर वर्ड्स में आपको बताने की कोशिश करूँ, ये तो मेरी अपनी पर्सनल डेफिनेशन थी। Accountability is a feature of system and social institution. It means the mechanism are placed to determine who is took responsible for action and who is responsible. यही अगेन वो भी यही कह रहे हैं कि accountability का मतलब है कि किसकी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जानी चाहिए। कोई भी सिचुएशन, कोई अच्छा काम है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी तरफ जानी चाहिए, कोई बुरा काम है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी तरफ। जैसे इस वक्त जो है आप सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनल्स पर और सब जगह बहुत बड़ा एक ट्रेंड है कि कोरोना वायरस आ तो गया है, लेकिन कोरोना वायरस की अकाउंटेबिलिटी किसकी तरफ है, किसने ये इंजेक्ट किया है, कहाँ से आया है, कौन वजह बना है। तो ये एक अकाउंटेबिलिटी का फैक्टर है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा जो भी इशू होगा तो उसके लिए अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि आप ट्रैक कर पाएँ कि कहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो पूरी नहीं की गई हैं। लेकिन अगेन अकाउंटेबिलिटी होती है एक बहुत छोटे लेवल पर, एक किसी फैमिली के लेवल पर हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन में एक छोटे ऑफिस के लेवल पर हो सकती है। अकाउंटेबिलिटी जो है वो एक लो स्कोप की टर्म है। इससे भी बड़े स्कोप की टर्म जिसको हम कहते हैं वो होती है लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब है कि उसके बारे में लॉ क्या बनाया गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक ड्यू इंडिविजुअल ने अपना काम नहीं किया, फॉर एग्जांपल किसी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म नहीं किया, तो अब उस पर लायबिलिटी क्या बनती है। सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेबिलिटी करने से जो है वो बात ख़त्म नहीं हो जाती और एथिक्स का जो असूल है वो अप्लाई नहीं हो जाता। इसको फुली अप्लाई करने के लिए लायबिलिटीज़ को भी तय करना पड़ता है कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा नहीं की जाएगी तो फिर लायबिलिटी क्या होगी, उसको आगे से उस मसले को सही कैसे किया जाएगा। ठीक है, और ये एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है। ये लायबिलिटीज़ कोई लॉ के साथ एसोसिएटेड होती हैं। आपका जुडिशरी तय कर सकती है, आपका कोर्ट तय कर सकता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन तय कर सकती है। ठीक है, कोई तय करेगा कि जहाँ पर भी वायोलेशन हुई है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की और बेसिक वैल्यूज़ की, वहाँ पर किसके ऊपर क्या लायबिलिटी बनती है। ठीक है, तो ये तरीका ही ओवरऑल ड्यू प्रोसेस इसी को कहते हैं कि सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी को आइडेंटिफाई करना,
और फिर उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी करना और उसको किसी ना किसी लायबिलिटी तक पहुंचा देना, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं ड्यू प्रोसेस, जो कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिटरमाइन करना ज़रूरी होता है कि चीज़ों के लिए ड्यू प्रोसेस क्या होगा और किस तरह से हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ जाएंगे। ठीक है, जब भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी है और समझ में भी आपको लाइफ में काम भी देगा, एथिकल एनालिसिस। कि जब भी आप लाइफ में किसी ऐसी सिचुएशन के अंदर मौजूद हो कि जहाँ पर आपको राइट और रॉन्ग के दरमियान जज करना हो, जहाँ पर आपको एथिकल इश्यूज़ का सामना हो, तो वहाँ पर आप किस तरह से फैसला करेंगे, क्या राइट है और क्या रॉन्ग है, किस तरह से डिसीजन लेंगे, तो किन चीज़ों की तरफ नज़र करने की ज़रूरत होती है एथिकल एनालिसिस के लिए, क्या चीज़ें देखने की ज़रूरत होती है। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई फैक्ट्स क्लियरली। जिस सिचुएशन में भी आप मौजूद हैं, आप अपने फैक्ट्स को क्लियरली मेंशन कर दें। बहुत सारी सिचुएशन में क्या होता है कि हम चीज़ों को क्लियरली मेंशन ही नहीं कर रहे होते, हम फैक्ट्स को हाइड कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इनकम टैक्स के मामले हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो बैंक ट्रांजेक्शन्स के मामले हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी आपकी लाइफ की सिचुएशन है, वहाँ पर जहाँ पर भी आपको एथिकल इश्यूज नज़र आएंगे, जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम नज़र आएगी, दो लोग लड़ते हुए नज़र आएंगे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नज़र आएगा, वहाँ पर क्या होगा, लोग अपने अपने फैक्ट्स हाइड कर रहे होंगे, हर कोई अपनी अपनी गलती को छुपा रहा होगा और दूसरी की गलती को हाईलाइट कर रहा होगा। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एथिकल एनालिसिस में इम्पॉर्टेंट होती है वो ये कि आइडेंटिफाई कर देना फैक्ट्स को क्लियरली। और कभी कभार इसी स्टेप के अंदर आपका मसला हल हो जाता है, क्योंकि जब आप सीधा सीधा फैक्ट्स को क्लियरली मेंशन करने की तरफ आते हैं तो आपको पता चल जाता है कि गलती शुरू कहाँ से हुई थी, पहले किसने जो है वो गलती की थी। तो एक्चुअली अगर यहाँ पर आपको सिचुएशन समझ में आ जाए तो अक्सर इसी सिचुएशन में मसला हल हो जाता है। नहीं तो फैक्ट्स को क्लियरली मेंशन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है कि डिफाइन द कॉन्फ्लिक्ट और डिलेमा। जब आप सारे फैक्ट्स को क्लियरली मेंशन कर देते हैं तो एथिकल सिचुएशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं या दो कैटेगरीज में देख सकते हैं। कोई भी एथिकल सिचुएशन या तो कॉन्फ्लिक्ट होता है या डिलेमा होता है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं ऐसी सिचुएशन को कि जहाँ पर एक चीज़ राइट होती है और एक चीज़ रॉन्ग होती है। यानी कि फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी है, एक सेल फोन है, दो स्टूडेंट कह रहे हैं ये मेरा है, एक स्टूडेंट कह रहा है मेरा है, दूसरा भी कह रहा है मेरा है, तो उन दोनों में से एक सच बोल रहा होगा और एक झूठ बोल रहा होगा और आप फैसला कर सकते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि भाई किसका है। लेकिन हमेशा सिचुएशन इतनी ब्लैक एंड वाइट की तरह क्लियर नहीं होती है कि एक चीज़ राइट और एक चीज़ रॉन्ग हो। कभी कभार सिचुएशन डिलेमा पर भी चली जाती है। डिलेमा होती है वो सिचुएशन जहाँ पर दो लोग राइट बोल रहे होते हैं, पहला कैंडिडेट भी राइट होता है, दूसरा कैंडिडेट भी राइट होता है, लेकिन उन दोनों में से आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि ज़्यादा राइट कौन है, ज़्यादा सही कौन सा काम है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये एग्जाम्पल दूं कि आप लेट हो रहे हैं, ठीक है, और आपको क्लास अटेंड करनी है, जाहिर है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको 9 बजे क्लास में मौजूद होना होता है जब कैंपस ओपन होता है, ऑब्वियसली तब की बात कर रही हूँ। लेकिन अगर आप 9 बजे आ रहे थे और आपकी सिचुएशन, आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, कोई क्राइसिस सिचुएशन आ गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार हो गया और किसी को आपको उस वक्त हेल्प करने की ज़रूरत है, तो जाहिर है ये भी एक राइट काम किया आपने कि आपने किसी को उसके घर पहुंचा दिया या किसी को हॉस्पिटल पहुंचा दिया या किसी की मदद कर दी। तो दोनों तरफ राइट काम है, लेकिन जाहिर है कि दोनों काम एक वक्त में नहीं हो सकते। अगर आप किसी पर्सन की हेल्प करने जाएंगे तो आप अपनी क्लास मिस करेंगे, और अगर आप अपनी क्लास पर टाइम पर जाना चाहेंगे तो आप किसी को जो है वो बेमददगार छोड़ के जा रहे हैं। तो अक्सर लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि जहाँ पर दोनों ही चीज़ें ठीक होती हैं और दोनों ठीक चीज़ों में से आपको ज़्यादा ठीक की तरफ जाना होता है। तो उस फैक्ट को क्लियर करना है कि भाई ये डिलेमा है या ये कोई कॉन्फ्लिक्ट है। फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं स्टेक होल्डर्स को। स्टेक होल्डर यानी कि ये जो भी सिचुएशन है कि इस सिचुएशन का क्या किन किन लोगों पर असर पड़ रहा है, किन किन लोगों को इसको फ़ायदा हो रहा है। फॉर एग्जांपल अभी ये कोरोना वाली एग्जांपल अगर हम ले लें, तो जब कोरोना की बात होती है कि कहाँ से आया या कैसे इनिशिएट हुआ, तो आइडेंटिफाई लोग ये करने की कोशिश करते हैं कि फ़ायदा किसको हो रहा है। ये सारा जो लॉकडाउन सिचुएशन हो रही है, लोग जो है वो बीमार हो रहे हैं, इतनी डेथ्स हो रही हैं, इतनी इकोनॉमी नीचे की तरफ जा रही है, तो एक्चुअली अल्टीमेट फ़ायदा किसका हो रहा है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में भी जब भी कोई ऐसा एथिकल इशू होता है तो हम यही देखते हैं कि
इस सिचुएशन से सफ़र कौन लोग कर रहे हैं और इस सिचुएशन का फ़ायदा किसको हो रहा है। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है कि जिसकी बुनियाद पर आप डिसीजन ले सकते हैं कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है, जब आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कितने लोग सफ़र कर रहे हैं और कितने लोग जो है वो, जैसे कि अभी इसकी बहुत ऑब्वियस मिसाल मैं आपको यही दूँ कि हमारा ऑनलाइन टीचिंग का डिसीजन जो हुआ, ऑनलाइन टीचिंग का डिसीजन पहले नहीं हो पा रहा था और अब हुआ। रीज़न यही था कि आइडेंटिफाई किया कि सफ़र कितने लोग कर रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं कि जो ऑन कैंपस पढ़ना चाहते हैं, अपनी स्टडीज़ को जो है वो जारी रखना चाहते हैं और उनका टाइम वेस्ट हो रहा है। कुछ तादाद ऐसे लोगों की है, जाहिर है कि जिनका टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन कुछ तादाद ऐसे स्टूडेंट्स की भी है और ऐसे टीचर्स की भी है, ऐसे लोगों की भी है कि जिनको टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं है। तो आइडेंटिफाई, ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं, वो भी स्टेक होल्डर्स हैं कि जो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके आगे बढ़ना चाहते हैं और वो भी स्टेक होल्डर्स हैं कि जो इस रेस में थोड़ा पीछे रह गए। आइडेंटिफाई फैसला कैसे किया जाएगा? क्या ये फैसला कर दिया जाता है कि भाई सबको छोड़ दिया जाता है उनके हाल पर कि जब भी लॉकडाउन ओपन होगा तब भी हम जो है कैंपस को ओपन करेंगे, अब चाहे उसमें 6 महीने लग जाए चाहे पूरा साल लग जाए। तो सफ़रर्स की तादाद अगर ज़्यादा है और ज़्यादा फ़ायदा उसको कम लोगों को हो रहा है, तो आप पॉलिसी ऐसी बनाते हैं कि जिसके अंदर स्टेक होल्डर ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनको फ़ायदा पहुँचे और कम से कम लोगों को उसका नुकसान हो। ठीक है, ये भी एक डिसीजन लेने का तरीका होता है। इसके बाद चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि आइडेंटिफाई द ऑप्शंस दैट यू कैन रीजनेबली टेक। कौन कौन से एक्शंस हैं जो कि लिए जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास, आपके सामने एक ही जो है वो ऑप्शन हो, आपके पास कभी कभार बहुत सारी चॉइसेस हो सकती हैं और आप उसके अंदर बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कैसे करें? चॉइसेस को लिस्ट डाउन करना तो बहुत आसान है। तो बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए नंबर 5 पॉइंट है कि आइडेंटिफाई पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस। अंदाज़ा लगाएं कि हर एक जो भी आपका जो कोर्स ऑफ एक्शन है उसको लेने पर क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ऑनलाइन टीचिंग की एग्जांपल ले लें तो उसको रिज्यूम करने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं या उसको हॉल्ट रहने देने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन जिस प्रॉब्लम सफ़र कर रही है उस प्रॉब्लम के अंदर हर ऑप्शन को ऑप्ट करने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और जिसके कॉन्सिक्वेंसेस बेटर आपको नज़र आए आप उसकी तरफ जो है वो एक्शन लेते हैं। तो इसके साथ हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं।